गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था और सर्कुलर मोशन के अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा के बारे में बात की थी, जिसको हम किससे लिखते थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में ओमेगा यानी इसको हम क्या बोलते थे? एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। और हमने एल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, अगर हम न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती हैं? फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी लीनियर मोशन के लिए न्यूटन्स की जो इक्वेशन होती है मोशन की, वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? और थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है न्यूटन की। अब देखिएगा, अगर बच्चों हम बात करें इसके अंदर लीनियर मोशन में कि जो एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, आपको पता है कि लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट s होता है, यहाँ पर क्या होता है? थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वहाँ पर जो वेलोसिटी v होती है फाइनल, यहाँ पर क्या होती है? ओमेगा होती है। और जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, हम यहाँ पर लिखते हैं उसको ओमेगा नोट। क्लियर? और जो एक्सीलरेशन a होता है लीनियर मोशन में, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं एल्फा से एंगुलर मोशन के अंदर। क्लियर? सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। ये कैसे? देखिएगा, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन में, लीनियर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, एंगुलर मोशन में हम वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? हम ओमेगा से। तो ये ओमेगा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, वहाँ पर एंगुलर में हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? ओमेगा नोट से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ओमेगा नोट। क्लियर? जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है वो a होता है, और जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? एल्फा होता है। तो हमने यहाँ पर एल्फा लिखा इंटू टी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होती है किसके अंदर? एंगुलर मोशन के अंदर। क्लियर? अगर हम सेकंड बात करें, थीटा इक्वल टू एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं? हम थीटा से। थीटा इक्वल टू यू टी यानी ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? यू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। एंड अगर हम तीसरे इक्वेशन की बात करें तो दैट विल बी ओमेगा नोट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 एल्फा थीटा। This is the third equation of motion in case of angular velocity. Clear?
So these are the equation of motion in case of linear motion when acceleration is constant. These are the equation of motion for angular velocity, and we also study about the equation of motion in case of free fall. In case of free fall, equation of motion are represented as v equal to u plus gt, and second is h equal to ut plus half gt square, and third is equal to v square minus u square equal to 2gh. These are three equations of motion in case of a free fall. Since equation, the main base of equation is same, but there is change only in variable. Clear? अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे. क्लियर बच्चों? तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं. बच्चों, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है. क्लियर? और मान लेते हैं कि वो किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर उसका इनिशियल पोजीशन है. कुछ समय बाद वो रोटेट करते हुए मान लेते हैं कि किस पॉइंट पर पहुंच जाता है, बी पॉइंट पर पहुंच जाता है. तो आपको पता है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है? और इस केस में मान लेते हैं कि जो एंगल है थीटा, वो फॉर्म करता है किस पर, सेंटर पर. ठीक है? डेल्टा थीटा हम मान लेते, छोटा एंगल है, और ये वाला क्या हो गया उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने माना कि डेल्टा आर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर? और ये क्या हो गया उसकी आर्क की लेंथ डेल्टा एस. तो देखिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ. ठीक है? कि मान लेते कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहां पे मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर चल रहा है. ठीक है ना? देन इट्स लेंथ ऑफ आर्क वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा. ठीक है? या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा. ठीक है? हम इसको लिखेंगे, एक मिनट इसको देखिएगा. डेल्टा एस, ये वाला जो एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस इनटू एंगल ऑफ बिटवीन बोथ पोजीशन. क्लियर? तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा. ठीक है? व्हेन टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल, in that case, अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो उस केस में जो डेल्टा एस है वो लगभग किसके बराबर होगा, डेल्टा आर के हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग क्या हो जाएंगी, बराबर. जब टाइम बहुत छोटा होता है उस केस में तो एवरेज वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. क्लियर? हम लिख सकते हैं उसको, या फिर v इक्वल टू, इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो डेल्टा एस किसके बराबर है, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. और बच्चों आपको पता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी चेंज इन एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। आपको पता है ना डी थीटा अपॉन डी टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा। और डी टी मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया, किसकी वैल्यू होगी, ये रिलेशन होता है किसके अंदर, v क्या है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में कितना होगा, आर ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू आर, ये होता है वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी रेडियस ऑफ पाथ इंटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, फोर्स। देखिए बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिएगा मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है। जब इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, मान लेते हैं इसका सेंटर हो गया और ये इसकी पोजीशन होगी v, सॉरी इसका क्या हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, v से भी लिख सकते हैं और हम इसको r से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मान लेते हैं कि किसी टाइम पर वो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट A पर है, तो उस केस में उसका जो वेलोसिटी है वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, जिसको हम किससे लिखेंगे va से। और कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है, ही रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं वो डिस्प्लेस है, वो कितना हो गया डेल्टा थीटा, और वो किस पॉइंट पर हो गया P पर। तो उस केस में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच की, ये क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क। अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब देखिएगा तो ये जो v है तो ये भी क्या रहेगा v रहेगा, तो इन दोनों का ये वाला क्या हो गया डेल्टा v। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे पास मान लेते va है, ये va की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन होगी vb की डायरेक्शन होगी। यहां से थीटा पर किसकी डायरेक्शन है, ये vb की डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है डेल्टा थीटा। तो हम इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डेल्टा v। क्लियर, यानी ये क्या हो गया आपके लिए r हो गया, यानी जो क्यू आर है वो किसको डेल्टा v को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर से बात करें, ठीक है ना। तो देखिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यानी वहां पर क्या है एक एक्सीलरेशन है। ठीक है, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ then its displacement remain constant उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये तो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट के लिए, चाहे वो सी पॉइंट यहाँ पर हो चाहे डी पर हो, हर जगह पर ये डिस्प्लेसमेंट यानी रेडियस तो क्या रहेगी उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सी आता तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ पर कोई पॉइंट डी होता तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो लगातार क्या करती रहती है चेंज होती रहती है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट
मूव्स अंडर ए चेंजिंग वेलोसिटी। मेरी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड या वेक्टर दोनों में से कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, यानी उसके अंदर ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है तो वही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। सो ऑब्जेक्ट मूव अंडर एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर में मूव करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इस ट्राइंगल से बात करें, ठीक है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें भाई, लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा कि VB वो किसके बराबर हो जाएगा, VA प्लस डेल्टा V। देखिएगा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर दो साइड है, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग, अगर ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो तीसरा साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके मैग्नीट्यूड को। अब देखिएगा, तीसरी जो मैग्नीट्यूड की साइड है वो हमेशा हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, यानी इसके हेड के पास इसी का हेड होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट वाला वेक्टर हो गया, इसका ये हेड हो गया, तो वहाँ पर सेकंड वेक्टर की क्या होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए, और रिजल्टेंट के साथ दोनों हेड क्या होने चाहिए, साथ होने चाहिए। तो उस केस में देखिएगा, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA। VB क्या है, वेक्टर B, और VA क्या है, वेक्टर A है। क्लियर। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर हम टिक्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अगर हम टिक्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, VB साइन थीटा। टिक्नोमेट्री लगाए तो डेल्टा V कितना हो गया, VB साइन थीटा, या फिर व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस साइन थीटा लगभग डेल्टा थीटा, ठीक है। जब थीटा बहुत छोटा होता है उस केस में साइन थीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा T इक्वल टू 0, ठीक है ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। क्लियर। या फिर V हो गया लिमिट डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, या फिर V इक्वल टू डेल्टा थीटा, सॉरी V इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन A पढ़ रहे हैं, तो A बराबर कितना हो गया, V इंटू ओमेगा। तो बच्चों ये क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, यानी जो सेंटर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो और यहाँ से हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा कितना हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर होता है, V अपॉन R। अभी हमने रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा में, तो यहाँ से A की वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। यानी यहाँ पर ओमेगा की जगह हम V अपॉन R रखेंगे, तो क्या हो गया, ओमेगा की जगह V और R रखा, तो V इंटू V कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है ना, इसको AC भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, और कई बुकों में इसको AR से भी लिखा हुआ है। AR का मतलब भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल, यानी उसको हम रेडियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है V स्क्वायर अपॉन। अब देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन है, ठीक है ना, एक एक्सीलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी dV अपॉन dt, एक ये होता है, ठीक है। और एक ये वाला हो गया एक्सीलरेशन। अगर हमें दोनों एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है AT,
और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी पर दो एक्सीलरेशन एप्लीकेबल है उस केस में रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना होगा, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर। देखिए बच्चों, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है, उसके बारे में बात करते हैं हम। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। यानी एक क्रिकेट की बॉल है, उसको 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबाव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको थ्रो किया जाता है। कैलकुलेट, आपको क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट की बात करें, द मैक्सिमम हाइट, यानी आपको एक तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, सेकंड करना है द टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न ऑन द सेम लेवल, और उस बॉल के द्वारा सेम लेवल यानी ग्राउंड पर ही वापस आने में कितना टाइम लगाएगा, यानी ऊपर जाएगी और वापस से नीचे आएगी तो कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में बात करनी है। थर्ड क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, और वो डिस्टेंस जहाँ से फेंकने के बाद बॉल है वो सेम लेवल पर आए, यानी ग्राउंड पर सेम लेवल पर पहुँचे, यानी आपको उसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्लियर। तो देखिए बच्चों, जो सबसे आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, जो गिवन क्वांटिटी है उनको राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 28 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और जो थीटा है वो दे रखा है आपको कितना, 30 डिग्री बोल रखा है कि थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिखवा रखा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिएगा, u स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और जो जब इसको सोल्व करेंगे आप, 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 अपॉन 2 इंटू 9.8। और बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10 मीटर के अप्रोक्स। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पर जाएगा, 10 मीटर की। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। सीधा हमें h दिया पूछा गया है। सेकंड की अगर हम बात करें, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न ऑन द सेम लेवल, यानी बॉल के द्वारा वापस ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगाया जाएगा। तो हमने प्रोजेक्टाइल जब पढ़ाया था बच्चों, हमने बात की थी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। रेंज को हम थर्ड में बात करेंगे सी वाले क्वेश्चन में। तो देखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला कितना होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम पीरियड होता है प्रोजेक्टाइल का t बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g। क्लियर। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, 28 साइन थीटा यानी 30 डिग्री अपॉन g का मान कितना हो गया, 9.8। तो यहाँ से देखिएगा सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2.86 सेकेंड। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया उसका टाइम पीरियड, यानी टोटल टाइम उसको ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में जो समय लगता है वो क्या हो गया उसका टोटल टाइम, यानी टाइम पीरियड हो गया। क्लियर। सेकंड थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, ये बी वाला ऑप्शन है।
हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिएगा अगर हम आर की बात करें तो आर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2 × 30 हो गया अपॉन 9.8। देखिए क्वेश्चन में अगर जी का मान 10 दिया होता है तभी आपको 10 रखना है, अदरवाइज आप 9.8 ही रखेंगे। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 28 का स्क्वायर इंटू साइन 60 हो गया अपॉन 9.8। और इसको जब सोल्व करेंगे 28 × 28 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन 9.8। बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे ये आपका आएगा 6.3 मीटर। दैट विल बी द रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्लियर। आज के लिए बच्चों इतना ही, और इसी के साथ आपका जो 4th चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, आपको आज इस चैप्टर के PDF मिल जाएंगे, ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी NCERT से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो भी आपको सॉल्यूशन आज प्रोवाइड हो जाएगा। इसके आपको रिटर्न करने हैं, अगर किसी में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बुक के एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।